नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर, जी हाँ, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर कंटिन्यू कर रहा हूँ सीरीज में। उसी क्रम में यह 7वां वीडियो है। आपने तो जाकर के तत्काल देखें, विलंब ना करें। एक चीज मैं और बताने वाला हूँ, आज का जो क्वेश्चन होगा वह 2016 में पूछे गए सवाल हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूँगा कि मेरे जो 6 वीडियो आपको कराए गए हैं, अगर उनको आपने डिटेल में देखा, अच्छे से जो भी मैं बताया हूं उसको देखा है, तो इस आज के क्लास का लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आप कर लेंगे। हाँ दोस्तों, आप कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप कर लेंगे, क्योंकि मैं जो भी चीजें वहां बताया हूं यहां आपको 2016 में पूछा गया है, दिखाई देगा। देखिए 2016 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए पहला, धन विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है। देखिए, ये मैं जब आपको धन विधेयक वाला बता रहा था, धन विधेयक बताया था, तो उसमें ये मैं बताया था, आपको डिटेल में भी बताया था, ठीक ना। तो देखें, आपने देखा होगा, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय चाहिए भैया? 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन या 13 दिन। हालांकि ये क्वेश्चन ईजी है। ये क्वेश्चन अगर मेरा क्लास नहीं भी देखे होते तब भी आप कर लिए होते। मैं वाहवाही लेने के चक्कर में नहीं कि हाँ हमरे से आया है, नहीं, ये इतना इजी है कि अगर मेरा वीडियो ना भी देखे, अमूमन सबको लगभग पता होता ही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 14 दिन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आई है धन विधेयक की बात। तो धन विधेयक आपको पता ही है दोस्तों, 110 में है धन विधेयक। अच्छा हाँ, पिछले वीडियो में मैं बताया था, जब धन विधेयक बता रहा था तो मैं बार बार ये बोल दे रहा था कि धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है, जबकि मुझे ये बोलना था कि धन विधेयक को प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, है ना। तो प्रमाणित के जगह पर आप परिभाषित समझ, मतलब सुन लिए हैं क्या, मैं बोला ही हूँ, ठीक ना। तो उसको आप संशोधन कर लीजिएगा, जहां जहां मैं परिभाषित बोला हूं वहां समझिएगा कि सर प्रमाणित बोल रहे हैं। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, क्लियर हो जाइए, तो लोकसभा अध्यक्ष। ओके, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है? तो भैया राज्यसभा इसको 14 दिन के लिए रोक सकती है। जैसा कि मैंने आपको एक कहानी भी बताया था कि आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी को दिखाएंगे कि भैया देखो ये हम खरीद रहे हैं। अब पड़ोसी आपको मना करे या खरीदने के लिए कहे, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से धन विधेयक जो है राज्यसभा में तो जाती है, राज्यसभा उस पर कुछ संशोधन करने के लिए अपना परामर्श भी देती है, लेकिन लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है। तो धन विधेयक से संबंधित 2 चीजें जान गए। अच्छा दोस्तों, धन विधेयक को तो आप जान गए कि राज्यसभा 14 दिन के लिए रोक सकती है। अब अगर पूछ दे कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन के लिए रोक सकती है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि साधारण विधेयक जो है इसको दोस्तों 6 माह, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साधारण विधेयक को 6 माह के लिए रोक सकती है, और धन विधेयक रहे तो 14 दिन के लिए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 6 माह साधारण विधेयक, धन विधेयक 14 दिन। चले अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो 48 नंबर है, ये भी मैं आपको डिटेल में कराया हूं। अगर आपने पिछली कक्षाओं को देखा होगा तो इसको इजीली कर लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, बहुत ही खूबसूरत, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य और विधानसभा तथा परिषदों के सभी सदस्य। ओके, दूसरा संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, बी में है। सी में है संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य, और डी में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अगर आपने पिछले उन वीडियोस को देखा है तो इसको इजीली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर उनको नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आपको पहाड़ लगेगा। इसमें आप सोचेंगे कि बड़का वाला मार देगा, बड़ा जो ऑप्शन है सी वाला मार देगा, यही दिमाग में रहेगा आपको। लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जब भी कोई चीज बताता हूं तो कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर कराने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, मैं आपको बताया भी था, हालांकि इसका आंसर पहले मैं बता दूं, तो इसका जो आंसर है वह है संसद के दोनों सदनों के तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जी हां, ऑप्शन नंबर
बी में आएगा, ऑप्शन नंबर बी में आएगा। क्या आएगा भैया? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और विधानसभा के निर्वाचित। इसके लिए मैं एक आपको ट्रिक भी बताया था। क्या बताया था? अगर आपको याद नहीं होगा ट्रिक तो देखिए, मैं आपको बताया था ना एक ट्रिक, विल्लो रानी, है ना, विल्लो रानी। मैं आपको एक ट्रिक बताया था, वी से विधानसभा। देखिए समझिएगा, अगर पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इसको कम से कम ध्यान से देख लीजिए। विधानसभा, यहां आप कैसे फंसते हैं? विधानसभा, लो से भैया लोकसभा, ध्यानपूर्वक समझिए, लोकसभा, ठीक दोस्तों। और उसके बाद रा से राज्यसभा, रा से राज्यसभा, ठीक। यहां आप तीनों समझ गए, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। और नी से मैं बताया था निर्वाचित। क्या बताया था? निर्वाचित। देखिए सी में है आपका ऑप्शन, और नी से, सॉरी सी में नहीं है, बी में है। देखिएगा नी से क्या बताया था मैं? नी से बताया था निर्वाचित। तो विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। बी में है आपका ऑप्शन। आपने देखा, विल्लो रानी से आपको इजीली याद हो गया। मैं उपराष्ट्रपति के लिए भी बता चुका हूं आपको, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे। तो निर्वाचित सदस्य, अब आप कहेंगे कि सर जो अगर निर्वाचित न रहे तो देखिए, निर्वाचित का मतलब वही होगा जिसको राष्ट्रपति ने मनोनीत नहीं किया हो। जो चुनाव जीते हो वो निर्वाचित होते हैं, और जिसको मनोनीत कर देते हैं वो इसमें भाग नहीं लेता है। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन अगर आपने किया होगा, हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो ये दोनों इजीली आप कर लेंगे। देखिए उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय में 34 हैं भैया। 34 कौन से ऑप्शन में है? तो 34 है डी में, यानी इसका डी इज द राइट आंसर। अब आई है उच्चतम न्यायालय की बात। तो आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124। अगर पूछे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, तो बताएंगे 65 वर्ष। अगर पूछे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाता कौन है, तो संसद के विशेष बहुमत से। कैसे? विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं, ध्यान दीजिएगा। संसद के विशेष बहुमत से इसको महाभियोग लगा करके हटाया जाता है, ठीक है ना, महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। पूछता है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 129। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 में है, अनुच्छेद याद रखिएगा। एक और पूछता है अनुच्छेद 137। क्या पूछता है भैया? उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों की, अपना जो फैसला सुनाता है उसका मतलब पुनर्विचार करता है अपने ही फैसलों पर। जैसे अपना हम कोई फैसला सुना दिए और फिर उसको अगर उसको बदलना है या संशोधन करना है तो वह अनुच्छेद 137 के तहत है। तो इतने सारे जो अनुच्छेद हैं वह याद रखना है आपको, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, इसको मिटा देते हैं। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में भी आपने जान लिया, उनका जो कार्यकाल है उसके बारे में भी आपने जान लिया, 137 के भी बारे में जान लिया आपने। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 143 के, किसके अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति महोदय जो हैं वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं। राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं। 143 तो आप लोग समझते ही होंगे, है ना, 143 तो आप लोग समझते ही होंगे। तो 143 में क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांगते हैं? सलाह मांगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह राष्ट्रपति द्वारा। अगर राष्ट्रपति ऐसा कुछ भेजते हैं प्रस्ताव जिसमें लिखा हो कि हमको आपसे मतलब सलाह लेना है, विचार करना है, तो वह 143 अनुच्छेद। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
मैं जो भी करा रहा हूँ क्वेश्चन तो उसको समझते चलिए, और कम से कम अगर जो पॉइंट बता रहे हैं उसको लिखते चलिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, है ना, क्योंकि फिर आगे के जब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन तो आप लोग होने लगते हैं परेशान, कहते हैं कि सर ये नहीं था, ये नहीं था। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूं, ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूं, आप पिछले वीडियो में देखा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि SAP समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। ये तीनों चीज मैं आपको बताया था। और यहां क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, संविधान के लागू होने के समय कौन नहीं था? तो ये तीनों नहीं था। अब ऑप्शन में इन तीनों में से जो है उसको सही कर लीजिए। ऑप्शन में क्या है भैया? स्वतंत्रता, समानता, समाजवादी, न्याय। तो मैंने समाजवादी बताया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बताया था दोस्तों, आपने अगर देखा होगा उस वीडियो को तो इजीली करेंगे इसको, ठीक ना। आप पूछता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 प्रकार के। और कौन कौन न्याय हैं उसको सीक्वेंस में याद रखिएगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। यानी कि आपको याद रखना है, इसको याद करने के लिए SAR भी आप याद रख सकते हैं, इसी सीक्वेंस में है। सीक्वेंस में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि भैया प्रस्तावना में वर्णित न्याय का क्रम क्या है। ऑप्शन दे देगा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आपको याद रखना है SAR, सार याद रखना है, बस काम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा, ये भी मैं बताया हूं, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो जब मैं मौलिक कर्तव्य बता रहा था और इसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट किया है। मूल कर्तव्य में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे ही नहीं। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 से, 42वां संविधान संशोधन 1976 से 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर। यह भी ध्यान देना है आपको। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितने मूल कर्तव्य हैं? अब अगर पूछे कि 11वां को कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, है ना। 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का जो संविधान था वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अपनाने की बात की जा रही है तो 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था। लेकिन अगर पूछे कि पूर्णतः कब लागू हुआ, तो पूर्णतः पूछे तो 26 जनवरी, और अगर लागू की बात करें तो 26 नवंबर 1949, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो कार्यपालिका जो है वह विधायिका के अंतर्गत आती है। कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत आती है। विधायिका के अंतर्गत आपका संसद आएगा, और संसद में ही आपका कार्यपालिका में आएगा लोकसभा, है ना। देखिए संसद में आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों देखने को मिलेगा, है कि नहीं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो कार्यपालिका है वह विधायिका के अंतर्गत आएगी, कोई दिक्कत नहीं समझने में। एक क्वेश्चन और बनता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, पूछ देता है। जब कार्यपालिका की बात आई है तो ये भी ध्यान दीजिए, तो अनुच्छेद 50। अब इसको याद कैसे रहना है, याद कैसे रहेगा? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, जैसे 100 है, इसको पृथक करिएगा, आधा आधा करिएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका को, तो 50-50 ही आएगा ना। तो 50 अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है बाबू। अगर क्वेश्चन को सीरियस नहीं लोगे तो एग्जाम में नुकसान होना तय है। देखिए ये भी क्वेश्चन मैं करा दिया हूं आपको, किसी न किसी हूबहू क्वेश्चन नहीं कराया हूं, लेकिन इसके जो पॉइंट है, डाटा है, वो आपको पता है। वैसे भी ये क्वेश्चन इजी है, वैसे भी कर लेते हैं आप। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु ऑप्शन है 25, 30 और 35, 40। 25 है, 30 है, 35 है, 40 है।
राज्यसभा में बनने के लिए। तो आपको पता है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो आयु है वह 30 वर्ष है। कितना है? 30। लोकसभा अगर पूछता तो बता देते 25। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनना अगर चाह रहे हैं तो 35 वर्ष, 40 वर्ष ऐसे ही दे दिया गया है, ठीक ना। लोकसभा 25 और राज्यसभा 30, राष्ट्रपति राज्यपाल अगर बनना है तो 35, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और पंचायत चुनाव अगर लड़ना चाह रहे हैं तो 21, और मत देने की आयु अगर पूछे तो 18, ठीक ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। चले आगे, चलते हैं सर। भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? गणना की दृष्टि से देखिए, वैसे तो अनुच्छेद अभी उतना ही है, लेकिन ए बी को अगर जोड़ेंगे तो अनुच्छेद इसमें ऑप्शन के अनुसार उस समय 468 था। कितना था? 468, ठीक है ना। तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलें। देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये भी आपको पता होगा क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाया हूं, तो आप ये भी जान जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है भैया समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपको पता है मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसमें क्या है भैया कि काम करने का अधिकार आपके मौलिक अधिकार में नहीं है। काम करने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं है। काम पाने का अधिकार जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, वहां आपको मिलेगा कि काम पाने का अधिकार आपको है, लेकिन वह मौलिक अधिकार नहीं है। तो काम करने का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि इसका बी सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो है समानता का अधिकार, तो यह अनुच्छेद 14 से 18 में है, ठीक है ना। और बी आपको बता दिया कि नीति निर्देशक तत्व में आपको काम पाने का अधिकार है, करने का नहीं है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार जो है वह 21 के ए में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। 21 का में आपको देखने को मिल जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 में आपको लिखा गया है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको है, अनुच्छेद 25 में। ध्यान दीजिएगा भाई साहब। तो इतने सारे पॉइंट जो हैं वह आपको आने चाहिए। भाग 3 की बात की जाए तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। पूछे अगर कि भाग 3 किसे संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा, तो बताएंगे भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार पूछे कि कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चले आगे, चलिए सर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, इसी क्लास से क्वेश्चन आ गया। भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी को कब जोड़ा गया? तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष यानी साफ जोड़ा गया किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ठीक, अभी हमने चर्चा किया, इसीलिए मैं कहता हूं कि डिटेल में जब बताएं तो उसको ध्यान से समझिए, कौन सा पॉइंट आपके काम आ जाएगा एग्जाम में, कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए सबको देखिएगा। तो देखिए यहां ऑप्शन है आपको 40वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 76वें संशोधन द्वारा या 86वें संशोधन द्वारा। अच्छा, अब बहुत सारे 76 याद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे एग्जाम में कि 76वें हैं कि क्या है। तो आपको याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन था, 1976 वर्ष था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। तो ये 2016 में जो थे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा इंतजार कर लें, कुछ क्वेश्चंस को मैं और करा देता हूं जो कि पूछे गए हैं। ये 2016 वाला मैं दोनों करा दिया हूं। अब देखिए, हाँ, ये किस वर्ष का है क्वेश्चन बताना जरूरी है ना। 22/10/2017, 22/10/2017 द्वितीय पाली का है ये क्वेश्चन। और इसमें आइए देखिए, ये भी मैं आपको पिछले कक्षा आपने किया होगा तो उसको अच्छे से समझ गए। देखिए क्वेश्चन,
संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से? तो आपको पता है कि भाग 2। कौन सा भाग नागरिकता है भैया? भाग 1 में है भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक ना, संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में है नागरिकता। अनुच्छेद अगर पूछे तो बताएंगे कि 5 से 11। भाग 1 में कितने अनुच्छेद? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4, ठीक ना। भाग 3 अगर पूछता है जो मौलिक अधिकार है तो अनुच्छेद 12 से 35, ठीक। भाग 4 अगर पूछता है, भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, तो वो हो जाता है 36 से 51, सॉरी 100 नहीं है, 36 से 51, ये भाग 4 में है। ये कम से कम 4 चीज आपको पता होना चाहिए। ही पूछ रहा है तो भाग 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान देना है। देखिए चलते हैं आगे। ये भी क्वेश्चन मैं कराया हूं, अगर पिछले कक्षाओं में आपने देखा होगा तो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था, है ना? गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूर का संरक्षण, उपरोक्त में से सभी। तो आपको पता है कि ग्राम पंचायत का गठन यह गांधीवादी जो विचारधारा है इस पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए। भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? आधारित लोकतंत्र स्थानीय सरकार, अभी हमने बताया, तो आप बता देंगे कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पंचायती राज, ठीक ना। क्या हो जाएगा? पंचायती राज। ये चीज ध्यान देना है आपको, पंचायती राज। अच्छा, पंचायती राज को हम डिटेल में करा देंगे, एक अलग से क्लास लाऊंगा जिसमें पंचायती राज को करा दूंगा, क्योंकि पंचायती राज से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसका भी मैं ख्याल रखूंगा आप लोगों के हित में, है ना। तो हाँ, एक क्वेश्चन और है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में भारत की मुख्य भाषा को जो है वह रखा गया है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? कमेंट करिए अगर आपको आता है तो। और देखते हैं क्या और भी क्वेश्चंस हैं क्या। तो नहीं है दोस्तों। तो ये पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन था जो मैं आपको कराया हूं, और इसके लगभग क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, क्योंकि पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा अच्छे से तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इसको इजीली कर लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि पॉलिटी को आप डिटेल में पढ़ें, जी हाँ, पॉलिटी को आप डिटेल में पढ़ें, तो बहुत अधिक संख्या में कमेंट करना होगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।